इस लड़के के सामने 2 ड्रैगन्स फाइट कर रहे थे और इसके पास भागने का चारा भी नहीं था। इसकी जान जाए उससे पहले ही इसको पता चलता है कि इसके पास एक कमाल की स्किल है जो कि है कॉपी स्किल। इसलिए अभी लड़का डिसाइड करता है कि ये वहीं खड़ा रहेगा और उन ड्रैगन्स की सबसे पावरफुल स्किल्स को कॉपी करेगा और अपना बना लेगा। ड्रैगन स्लेयर एकेडमी नेम के गेम में, यानी एक गेम जिसका नाम है ड्रैगन स्लेयर एकेडमी, उसके अंदर जो प्लेयर्स होते हैं वो एकेडमी के अंदर आगे बढ़ते हैं। ग्रेजुएशन के बाद उन्हें अलग अलग डीमंस और बॉसेस का सफाया करने का काम सौंपा जाता है। इस गेम का एक एक्सपीरियंस प्लेयर होने के नाते जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो इस गेम का सबसे ओपी सपोर्ट कैरेक्टर बन चुका था। अचानक डीमंस का एक बहुत बड़ा सा झुंड हमारे हीरो ग्रुप की ओर दौड़ पड़ता है। यहाँ पर एक डीमन होता है जो अपना बड़ा सा मुंह करके आगे बढ़ रहा होता है चिल्लाते हुए। तभी ली सियो नाम का ये कैरेक्टर जो होता है वो भीड़ का सामना करने के लिए अपनी जगह संभालता है। इसके बाद हम दूसरी हीरोइन को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़ी सी भीड़ का सफाया कर देती है। इसके बाद एक एस रैंक प्लेयर जिसका नाम है को योहान, उसका सामना एक बहुत बड़े मॉन्स्टर से होता है। बिना एक पल भी हिचकिचाए वो अपनी तलवार एक बहुत बड़े से सांप जैसे राक्षस के अंदर घुसा देता है और उसे वो 2 हिस्सों में चीर देता है। इसके बाद वो प्लेयर को योहान जमीन पर उतरता है। मॉन्स्टर्स के पूरे झुंड को हराने के बाद सभी हीरो एक खंडर बन चुका अरीना में इकट्ठे होते हैं। वही हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट गेम के बारे में सोचते हुए याद करता है कि उसे इस गेम में सबसे ज्यादा क्या पसंद था और अंदर गहराइयों में जाने के बाद उसे एक मैजिक स्टोन मिलता है। यस, गहराइयों में जाने के बाद हाथ में वो स्टोन लेकर जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो हीरो क्रिएशन सिस्टम के बारे में सोचने लगता है। यहाँ पर भी सिस्टम आ गया। जब वो मैजिक स्टोन एक एनपीसी को देता है तो वो मनी मन सोचता है कि हीरो क्रिएशन सिस्टम की मदद से वो किसी भी हीरो की कहानी को इस तरह डेवलप कर सकता है कि वो आखिरकार एस रैंक तक पहुंच जाए। एनपीसी धीरे से उसका हाथ में पकड़ लेती है। मैजिक स्टोन की बात कर रहा हूँ मैं। कुछ ही देर बाद वो स्टोन उसके पूरे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है और वो एक वेम्पायर क्वीन में बदल जाती है। एंड इस तरीके से वो एनपीसी हमारे एमसी की 1000th कैरेक्टर बन जाती है। एंड वो अब एस रैंक एडवेंचरर के लेवल पर पहुंच चुकी थी। वापस असली दुनिया में आने के बाद हमारा एमसी जमाई लेते हुए सोचता है कि अब उसे आगे करना चाहिए, यानी अभी तक जो कुछ भी तुमने सुना वो सब कुछ एक गेम की स्टोरी थी। हेडफोन उतारते वो कहता है कि अब करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। वो सोचता है कि वो पहले से ही हर क्लास में एस रैंक हासिल कर चुका है। उसकी नजर तभी मॉनिटर स्क्रीन पर आए एक नोटिफिकेशन पे पड़ती है। उस नोटिफिकेशन को देखने के बाद अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठती है क्योंकि उसमें एक बेहद दिलचस्प खबर होती है। वो नोटिफिकेशन होता है गेम के एक नए मिशन का। एमसी जो है वो हैरानी से कहता है कि आज से पहले उसने कभी भी ऐसे मिशन के बारे में नहीं सुना था। लेकिन इसके बाद वो उस मिशन की डिफिकल्टी को देखता है और वो एक्स रैंक की होती है। मिशन का गोल था कि दुनिया को अपोकलिप्स से बचाना। इस मिशन को देखने के बाद वो सोचता है कि इसमें शायद एक्स रैंक के हीरो भी मौजूद हो सकते हैं क्योंकि उसने अभी तक सबसे हाईएस्ट लेवल जो है वो बस एस रैंक ही देखा था। इस चीज को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और तेजी से माउस क्लिक करने लगता है। वो सोचता है कि अपनी जिंदगी में मिलने वाले इस एक्स्ट्रा कंटेंट को वो किसी भी तरीके से मिस नहीं कर सकता। लेकिन तभी एक नोटिफिकेशन सामने आती है जिसमें बताया जाता है कि मिशन आखिरकार शुरू होने वाला है। लेकिन इसके बाद जो होता है वो अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि अगले ही पल वो एक जंगल के अंदर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। अपने चारों ओर देखने के बाद वो सोचता है कि क्या ये वही जंगल है जो कि गेम में था। उसे याद आता है कि जंगल बिल्कुल ट्यूटोरियल वाले जंगल जैसा दिख रहा है। वो हैरान होकर सोचता है कि क्या वो सच में बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहा है। तभी उसके सामने एक स्टेटस विंडो खुलती है। उसे देखकर वो चौंक जाता है क्योंकि उसके सारे के सारे स्टैट्स जो होते हैं वो जीरो पर होते हैं। इसके बाद उसे एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें रीइंकार्नेशन रिवॉर्ड के बारे में बताया जाता है और उसके अंदर उसे कॉपी स्किल नाम की एक स्किल के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाती है। वो सोचता है कि आखिर ये स्किल क्या है, लेकिन फिर वो सोचता है कि ये शायद उसके लिए एक रिवॉर्ड हो सकता है। वो अपनी नई स्किल्स के बारे में सोच रहा होता है कि तभी उसके सामने एक पॉपअप विंडो दिखाई देती है। उस पॉपअप के अंदर ट्यूटोरियल का मोटिव दिखाई देता है। उसके अंदर लिखा होता है कि फिलहाल उसका गोल है 10 मिनट तक जिंदा रहना। लेकिन तभी उसे एक भयंकर सी चीख सुनाई देती है जिससे कि उसका ध्यान तुरंत उस ओर चला जाता है। आसमान में 2 बहुत बड़े से ड्रैगन एक दूसरे से बेहद खतरनाक तरीके से लड़ रहे होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लगातार हमला कर रहे थे। आसमान में देखकर हमारा प्रोटैगनिस्ट बहुत भयंकर तरीके से डर जाता है। अगले ही पल अपनी जान बचाने के लिए वो पूरी ताकत से वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी भागते समय उसे रियलाइज होता है कि उनमें से एक ड्रैगन एक बहुत बड़े से हमले की तैयारी कर रहा है। लेकिन उसी पल उसे ये भी समझ आता है कि उसकी कॉपी स्किल का इस्तेमाल करने का ये बिल्कुल सही मौका है। खैर इन दोनों ही ड्रैगन्स के बीच में एकदम भयंकर लड़ाई जारी रहती है। उन दोनों ड्रैगन्स की लड़ाई देखते हुए एमसी सोचता है कि अगर उसे किसी मॉन्स्टर की स्किल्स को कॉपी करना है तो उसे ठीक उसी मोमेंट को देखना होगा जब वो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करता है। खैर यहाँ पर उन दोनों ड्रैगन्स के बीच चल रही इंटेंस बैटल की वजह से जंगल में एक भयंकर सा एक्सप्लोजन होता है। इसी बीच हमारा प्रोटैगनिस्ट कॉपी स्किल इस्तेमाल करने के लिए ड्रैगन को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। लेकिन तभी उसे एक नोटिफिकेशन दिखाई देती है जिसमें लिखा होता है कि उसने एकदम परफेक्टली एक एस रैंक एलिमेंटल स्किल को कॉपी कर लिया है। एक पेड़ के पीछे से ड्रैगन्स को देखते हुए वो सोचता है कि उसे इतनी जल्दी एस रैंक स्किल मिल जाएगी, उसने इस बारे में बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। हालांकि तभी उसे याद आता है कि अगर उसके पास सफिशिएंट अमाउंट में माला नहीं है तो वो अपनी नई एक्वायर्ड स्किल का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि हवा की डायरेक्शन अचानक काफी तेजी से बदल गई है और
वो तुरंत अलर्ट हो जाता है। उसके सामने होता है एक रेड ड्रैगन जो कि तैयारी कर रहा होता है एक फायर अटैक को करने के लिए। उसी समय वो ब्लू ड्रैगन भी अपने अटैक की तैयारी कर रहा होता है। आने वाले अटैक्स को देखकर हमारा एमसी समझ जाता है कि दोनों ड्रैगन्स अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल का इस्तेमाल करने वाले हैं। खतरे का पता लग जाने पर वो इम्पैक्ट एरिया से दूर जाने के लिए तेजी से भागना शुरू कर देता है। तभी रेड ड्रैगन अपने अपोनेंट पे एक बहुत ही खतरनाक सा फायर अटैक करता है। इसके जवाब में ब्लू ड्रैगन भी अपनी इलेक्ट्रिक ब्रीथ को अनलीश कर देता है। प्रोटैगनिस्ट पूरी ताकत से भागता हुआ अपने पीछे होने वाले भयंकर एक्सप्लोजन से बचने की कोशिश करता है। आखिरकार एक नोटिफिकेशन सामने आता है जिसके अंदर बताया जाता है कि उसने अपना फर्स्ट ट्यूटोरियल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। तभी एमसी के सामने ट्यूटोरियल का सेकंड फेज सामने आ जाता है। उसमें लिखा होता है कि उसे एकेडमी जाने वाली ट्रेन में चढ़ना है। ट्रेन के अंदर एक जवान आदमी होता है। वो देखता है कि ट्रेन के अंदर कोई भी सीट खाली नहीं है। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। वो उसके पास जाता है, पूछता है कि क्या वो उसके साथ बैठ सकता है। जब उस लड़की की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता तो वो सोचता है कि शायद वो लड़की टेबल पर सर रख के सो रही है। उसी समय हमारा प्रोटैगनिस्ट अचानक केबिन में एंटर करता है और पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई एम्प्टी सीट है। पीछे मुड़कर दूसरा आदमी कहता है एक खाली सीट है, लेकिन लड़की उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। तभी अचानक लड़की की नींद खुलती है। वो अपना सिर उठाकर दोनों लड़कों की तरफ देखती है। खाली सीट की तरफ इशारा करते हुए वो पूछता है कि क्या वो उसके बगल में बैठ सकता है। उसके पास बैठने के बाद अपना इंट्रोडक्शन देते हुए वो कहता है कि मेरा नाम किम हो है। लड़की भी अपना नाम उसको बता देती है। उसका नाम होता है सीओ ये इन। हाँ, उसका नाम है सीओ ये इन। इसके बाद ये इन दूसरे लड़के को भी बैठने के लिए जगह देती है। वो बैठते हुए उसे थैंक्स कहता है और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि उसका नाम गो युन वू है। तभी प्रोटैगनिस्ट उससे पूछता है कि वो इतनी देर से क्यों आया। जवाब देते हुए वो कहता है कि वो काफी देर से ड्रैगन को ऑब्जर्व कर रहा था। ये सुनकर हमारे एमसी को अपने ट्यूटोरियल में देखे गए ड्रैगन याद आ जाते हैं। इसी बीच ट्रेन चलना शुरू हो जाती है। आखिरकार अकेडमी की और उनका सफर शुरू हो जाता है। उसी समय प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि वो अपने इन दोनों न्यू क्लासमेट्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता। तभी उसकी नजर पड़ती है कि उसके बगल में बैठी लड़की लगातार उसे देख रही है। बट तभी पता चलता है कि सीओ ये इनकी आंखों में एक खास एबिलिटी है जिसकी मदद से वो अपने आसपास मौजूद लोगों के सभी एट्रीब्यूट्स को एनालाइज कर सकती है। जब वो ह्यून वू को एनालाइज करती है तो उसकी स्टेटस विंडो में केवल वही एट्रीब्यूट दिखाई देते हैं जिन्हें वो नॉर्मल मानती है। लेकिन जब वो किमहो को देखती है तो उसकी स्टेटस विंडो में हर जगह क्वेश्चन मार्क्स दिखाई देते हैं। ये देखकर वो सोचती है कि किम हो जरूर कोई स्पेशल पर्सन है। लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि लड़की लगातार उसे घूर रही है। वो उसकी तरफ मुड़कर उससे पूछता है तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो। लड़की गहरी सोच में पड़ जाती है और उससे एक बात याद आती है। उसे याद आता है कि उसे लोगों के साथ हमेशा काइंड और फ्रेंडली रहना है। तभी उसके मन में एक आइडिया आता है। वो डिटर्मिनेशन के साथ अपना लगेज उठाती है। सूटकेस खोलकर वो उसमें से चॉकलेट कुकीज से भरा एक पैकेज निकालती है। पैकेट को आगे बढ़ाते हुए वो लड़की पूछती है क्या तुम ये कुकी खाना चाहोगे। थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करते हुए किम हो थैंक यू कहता है उसे, और वो उससे पूछता है कि क्या ये उसने खुद से बनाया है। लड़की उसकी बात कंफर्म करती है। कुकी खाते हुए प्रोटैगनिस्ट की नजर किम हो के पास रखी चीज पर पड़ती है। वो उससे पूछता है तुम्हारे पास जो वो चीज रखी है क्या वो एक तलवार है। किम हो समझाता है कि वो पूरी तरह सील्ड है, इसलिए इसका किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फिर वो एक वेपन निकालता है और बताता है कि फिलहाल उसका प्रेजेंट में बैटल कंपेनियन ये एक सिंपल सी तलवार है। किम हो एक्साइटमेंट से उससे पूछता है कि क्या उसे इससे ज्यादा ड्यूरेबल मटेरियल से बनी स्वॉर्ड इस्तेमाल करना बेहतर नहीं होगा। तभी कंपार्टमेंट में एक और स्टूडेंट आ जाता है और अंदर मौजूद सभी लोगों से पूछता है कि क्या वो अंदर आ सकता है। ये देखकर कि उस लड़के के बैठने का कोई इरादा नहीं है, किमो उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर आया क्यों है। वो एक पर्चा दिखाते हुए कहता है कि वो एकेडमी के लिए अपनी फंड रेजिंग सर्विस को प्रमोट करने आया है। ये सुनकर हमारा प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या उसकी सर्विस में स्कूल रूल्स तोड़ना भी शामिल है और क्या उसे कमेटी मेंबर्स ने पकड़ने के लिए पीछा किया था। बाहर की तरफ देखते हुए नया लड़का कहता है कि शायद उसने अपनी एक्टिविटी को ज्यादा ही ऑब्वियस कर दी थी, लेकिन वहीं प्रोटैगनिस्ट को लगता है कि ये लड़का काफी ज्यादा बेचैन है। बट तभी वहां पर डिसिप्लिनरी कमेटी के मेंबर्स आ जाते हैं। ये लोग स्कूल रूल्स के टूटने से जुड़ी सारी खबरें रखते हैं। स्कूल रूल्स को कोई भी तोड़ता है तो ये लोग उसको तोड़ देते हैं। अब यहाँ पर एक लड़की अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है जो सामान उसके पास है वो अभी के अभी उसे पकड़ा दे। अब इस पर ये लड़का पूछता है कि आखिर कमेटी उसका पीछा क्यों कर रही है, लेकिन तब ये लड़की उस लड़के के ऊपर एक लाइटनिंग अटैक कर देती है। इस लड़की की लाइटनिंग अटैक को देखकर पता चल जाता है कि भाई इसको लाइटनिंग से जुड़ी हुई सारी चीजें आती हैं। अब इसको ये सब कुछ करता हुआ देखकर किमो को यहाँ पर मौका मिल जाता है अपनी कॉपी स्किल का इस्तेमाल करने का। इसीलिए अब किमो यहाँ पर जानबूझकर उस कुकी को जमीन पर गिरा देता है। अपने ग्लव को पहनते हुए ये लड़की उस लड़के से कहती है कि अगर वो सरेंडर नहीं करेगा तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी, और तभी वो अपनी स्किल यूज करने की तैयारी कर लेती है। अगले ही पल ये लड़की एक बर्ड शेप की लाइटनिंग अटैक का इस्तेमाल करती है जो कि सीधे उस लड़के को निशाना बनाते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। खुद को उस हमले से बचाने के लिए ये लड़का अपने दोनों हाथ अपने चेहरे के सामने ले आता है, लेकिन किम हो बीच में कूद पड़ता है और अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। एंड ये करने से ये इलेक्ट्रिक बर्ड किम हो के हाथ पे आ जाता है। ये चीज देखने के बाद
बाद ये लड़की हैरान हो जाती है और वो उससे पूछते हैं कि क्या उसके साथ कोई और भी है। तभी केविन से किम हो बाहर आता है और वो बताता है कि वो इस लड़के के साथ नहीं है। वो बताता है कि उसने अपने हाथ से कुकी गिरा दी थी, इसलिए वो बस वही उठाना चाह रहा था। उसकी बात सुनकर ये लड़की पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। तभी कमेटी का एक और मेंबर किम हो से कहता है कि वो अपनी बकवास बंद कर दे और वहां से चला जाए। तभी यहाँ पर ही युन वू भी आ जाता है और वो कहता है कि अगर इन लोगों को फाइट शुरू करनी है तो वो पीछे नहीं हटेगा। अब यहाँ पर आसपास का प्रेशर काफी ज्यादा बनने लगता है। माहौल को शांत करने के लिए यहाँ पर ये लड़की किम हो को एक कूपन ऑफर करती है। इसके बाद वो उस लड़के की तरफ मुड़ती है और उसे पनिशमेंट देने की तैयारी करती है। इसी बीच किम हो सोच रहा होता है कि उसके लिए ये स्किल काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। ये लड़की इस विक को हाथ में लेकर बताती है कि इस लड़के ने इस विक को एक स्टाफ मेंबर से चुराया था। अब यहाँ से जाने से पहले ये लड़की किमो से कहती है कि वो शिन से दूर रहे। सबके यहाँ से चले जाने के बाद युन वू इस लड़के से पूछता है कि क्या ये सभी लोग कमेटी मेंबर थे। ये लड़का जिसका नाम शिन है वो बताता है ये सभी एकेडमी के एलीट स्टूडेंट्स हैं। वेल अब ये उन सब का इंट्रोडक्शन देता है। इस लड़की का नाम है चियोन हाई। ये सॉन्ग फैमिली के लॉर्ड ऑफ थंडर की ग्रैंड डॉटर है। इसके बाद वो बाकी दूसरे मेंबर्स का भी इंट्रोडक्शन दे देता है और ये सब बताने के बाद वो वहां से चला जाता है। युन वू किम हो से पूछता है कि वो उनकी लड़ाई में क्यों कूदा था। किमो बताता है कि वो उस मैजिशियन के बारे में थोड़ा सा क्यूरियस था जो लाइटनिंग मैजिक का यूज कर रही थी। युनो बताता है कि उसने उनकी फाइट में क्या क्या ऑब्जर्व किया। उसके हिसाब से चियोन हाई का मैजिक डैमेज से ज्यादा कंट्रोल पे फोकस करता है। किमो कहता है कि उसकी आधी बात सही है। तभी वो उस चियोन हाई का मैजिक यूज करने लगता है। वो बताता है कि उस स्किल का नाम हमिंग बर्ड है क्योंकि उसका अटैक एक उड़ते हुए चिड़िया की तरह दिखाई देता है। वो आगे बताता है कि अगर वो लड़की स्किल्ड होती तो जब उसने कुकी फेंकी थी उसी समय वो हमिंग बर्ड की डायरेक्शन बदल सकती थी। फिर भी वो बर्ड सीधे उसके हाथ तक पहुंच गया। और किमो बताता है कि ऐसा उस लड़की के कॉम्बैट एक्सपीरियंस की कमी की वजह से हुआ। वो लड़का हैरानी से कहता है कि उसे नहीं पता था कि कोई स्पेल इतनी सारी जानकारी रिवील कर सकता है। लेकिन किमो मन ही मन सोचता है कि ये पूरी बात नहीं है। लड़की ने एक ई रैंक स्किल को डी रैंक पावर के साथ इस्तेमाल किया था। इसका मतलब था कि या तो उसके पास बहुत ज्यादा टैलेंट था या फिर उसके अंदर बहुत ज्यादा माना मौजूद था। ह्युंगू कहता है कि शायद उनका इस तरह मिलना डेस्टिनी था, लेकिन लड़का कहता है कि ये बात कुछ ज्यादा ही हो रही है। फिर वो कहता है कि वो शायद जरूरत से ज्यादा काइंड बन रहा है और किमो उससे किसी भी चीज के लिए मदद मांग सकता है। ये सुनकर किमो उससे कहता है कि फिर वो उसके साथ चले। एक कपड़ा हटाते ही वो एक पुरानी स्लॉट मशीन दिखाता है। वो समझाता है कि ये ट्रेन पहले टूरिज्म के लिए इस्तेमाल होती थी और यही जगह कभी इसका कैसीनो हुआ करती थी। किमो उसमें एक कॉइन डालता है। ह्युंगू पूछता है कि क्या ये मशीन खराब नहीं है। किमो जवाब देता है कि शायद ये खराब ही है। तभी मशीन से एक अजीब सी आवाज आने लगती है। दोनों समझ जाते हैं कि मशीन सच में खराब थी, लेकिन तभी मशीन एक सीक्रेट इवेंट पर जाकर रुक जाती है। किमो लेवर खींचते हुए मन ही मन सोचता है कि ये एक मैंडेटरी चॉइस थी। तभी मशीन से एक बॉटल बाहर गिरती है। ये देखकर किमो काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और सोचता है कि उसे बिल्कुल भी ऐसी चीज की उम्मीद नहीं थी। उसी समय लड़का किमो से पूछता है कि वो उसके साथ क्यों आया था। किमो समझाता है कि वो इसलिए आया क्योंकि यहाँ जो हो रहा था वो रूल्स के अगेंस्ट था। ये सुनकर ह्यंगवू पूछता है कि क्या वो सिर्फ एक गार्ड के तौर पर उसके साथ आया था। तभी सोमिन वहां पहुंचती है और उसके आसपास एक बेहद इंटिमिडेटिंग ऑरा होती है। वो दोनों से पूछती है कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं। प्रोटैगनिस्ट ह्यंगवू से पूछता है कि क्या वो उसे थोड़ा टाइम बाय करके दे सकता है, लेकिन लड़की चेतावनी देती है कि किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करना जो रूल्स ब्रेक कर रहा है उसके लिए भी पनिशमेंट का कारण बन सकता है। ये सुनते ही ह्यंगवू आगे बढ़कर कहता है कि इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेगा। अपनी स्वॉर्ड उठाते हुए ह्यंगवू कहता है कि उसने सुना है कि उस लड़की को एम्प्रेस ने ट्रेन किया है, इसलिए वो उसके साथ डुएल करना चाहता है। लड़की अपनी स्वॉर्ड लेकर उसकी तरफ बढ़ती है और कहती है कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। दोनों की स्वॉर्ड्स आपस में टकराती हैं। ह्यंगवू थोड़ी मुश्किल के बावजूद उसका सामना करता है और आखिरकार लड़की को एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। तभी लड़की अपनी स्वॉर्ड को मैजिक से इम्बियो कर देती है। इसके बाद वो तेजी से ह्यंगवू पर चार्ज करती है और दोनों की स्वॉर्ड्स लगातार एक दूसरे से टकराने लगती हैं। उसी समय किमो अपना हाथ ह्यंगवू की तरफ बढ़ाता है और अपनी स्किल इस्तेमाल करके उसकी पावर को एम्पलीफाई करने का फैसला करता है। पावर बढ़ते ही ह्यंगवू किमो से मिली नई स्ट्रेंथ को महसूस करके हैरान हो जाता है। अब स्ट्रेंथेंड होने के बाद ह्यंगवू कमिटी की उस लड़की से इक्वल फुटिंग पर फाइट करने में सफल हो जाता है। लड़ाई जारी रहती है जबकि किमो अपने बफ के बचे हुए टाइम को ध्यान से देखता रहता है। उधर मशीन के पास वापस जाकर किमो एक बार फिर उसे प्ले करता है और साथ ही अपनी स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करने लगता है। वो बताता है कि इस मशीन में गारंटीड रिवॉर्ड सिस्टम है। कई बार ट्राई करने के बाद पांचवी बार तक मशीन लगातार यूजलेस प्राइजेस ही देती रहती है। आखिरी कॉइन हाथ में लेकर वो सबसे इंपॉर्टेंट प्ले के लिए तैयार होता है। छठी बार मशीन आखिरकार ग्रैंड प्राइज पर जाकर रुकती है। इसके रिजल्ट में उसे एक ब्लैक आइस क्रिस्टल मिलता है। उधर फाइट के बीच लड़की अपने ओपोनेंट पर फाइनल अटैक करने के लिए हवा में लीप करती है। पीछे मुड़कर किमो उस अटैक को अपनी तरफ आते हुए बेहद कामली देखता रहता है। उसका बफ लगभग खत्म होने वाला होता है। फिर भी ह्यंगवू बड़ी मुश्किल से उस फाइनल अटैक को डिफेंड कर लेता है। अब तक सब कुछ ऑब्जर्व कर लेने के बाद किमो अपने हाथ में मौजूद ब्लैक आइस क्रिस्टल को निगल लेता है। अचानक वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि वो ठीक है, जिससे वहां मौजूद सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बाद सीन कैबिन में शिफ्ट होता है। वो समझाता है कि वो आइटम एक तरह की मैजिक पोशन जैसा है। बिगिनर्स के लिए ये क्रिस्टल एक
एक तरह का पॉइजन है जो इंसान के पूरे शरीर को आइस में बदल देता है, लेकिन उसकी अपनी रेजिस्टेंस की वजह से वो इसके इफेक्ट को पूरी तरह नुलिफाई करने में कामयाब हो जाता है और क्रिस्टल की सारी एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेता है। ह्यूंग वू उससे पूछता है कि क्या लड़की उसकी बात से कन्विंस्ड हो गई थी, लेकिन वो लड़की इससे सहमत नहीं होती और साफ कह देती है कि वो अभी भी कन्विंस्ड नहीं है। वही वो लड़का किमो को उस आइटम के लिए थैंक यू कहता है और साथ ही उसे उसके साथ फाइट करने का मौका देने के लिए भी धन्यवाद देता है। वो उस टेक्निक को दोबारा देखने की मांग करता है, लेकिन लड़का उसकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर देता है और समझाता है कि इतनी पावरफुल टेक्निक पर कुछ न कुछ रेस्ट्रिक्शंस जरूर होती हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट बाहर देखते हुए कहता है कि वे अब पहुंचने वाले हैं। आखिरकार ट्रेन उस आइलैंड के पास पहुंच जाती है जहां ड्रैगन स्लेयर एकेडमी स्थित है। ये जगह कभी एक लॉलेस लैंड हुआ करती थी जहां किसी तरह का कानून नहीं था, लेकिन फिर एक हीरो सामने आया जिसने वहां मौजूद सभी क्रिमिनल्स को हरा दिया और वहां मौजूद डंजन्स पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उस हीरो ने वहां एक सिटी बनाई और उसी जगह एक प्रसिद्ध एकेडमी की स्थापना की। अब वो स्कूल गेट्स पर पहुंच चुके होते हैं। वहां एक स्टूडेंट फ्रेशमैन को बताता है कि उन्हें किस रास्ते से जाना है। आगे बढ़ते हुए ग्रुप को अचानक कोई रोकती है और उनका ध्यान अपनी तरफ खिंचती है। वो देखते हैं कि वो वही डिसिप्लिनरी कमेटी लीडर है जो उन्हें अपने साथ आने के लिए कहती है। वो ग्रुप को लीड करते हुए उन्हें डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफिस के दरवाजे तक ले जाती है। अब अकेला प्रोटैगनिस्ट कमरे के अंदर बैठा इंतजार करता है। वो रूम ऑफ ट्रूथ में बैठा होता है जहां उससे इंटरोगेशन की जानी होती है। रिजल्ट को एनालाइज करने के बाद अपर क्लासमैन कहता है कि उसे इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा है। कहानी पर विश्वास करते हुए वो कहता है कि आखिरकार वो आइटम प्रोहिबिटेड नहीं था। उसके सामने कमिटी हेड सेहुन डिसोबीडियंस से जुड़े रूल्स समझाता है। चूंकि किसी को कोई चोट नहीं लगी थी, इसलिए वो इस बार कोई पेनल्टी अप्लाई नहीं करने का फैसला करता है। कन्वर्सेशन खत्म होने के बाद अपर क्लासमैन नोटिस करता है कि उसकी कॉलीग अभी भी काफी डिससैटिस्फाइड दिखाई दे रही है। पूरी सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद वो कहती है कि उस लड़के की एक्शंस अभी भी काफी सस्पिशियस लग रही हैं। आखिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसी चीज निगल ली थी जो शायद उसे जान से मार सकती थी। गुस्से में वो सजेस्ट करती है कि उसकी एबिलिटीज की जांच करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल किया जाए। इस आइडिया पर सवाल उठाते हुए कमिटी हेड पूछता है कि अगर जांच करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला तो वो क्या करेंगे। इस सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं होता। वो अपना सिर झुकाकर अपोलोजाइज करती है और मानती है कि उसने जल्दबाजी में ऐसा सुझाव दिया था। उसे सलाह देते हुए चीफ कहता है कि अब वो जल्दी करे और सेरेमनी में जाने के लिए निकल जाए। प्रोटैगनिस्ट मन ही मन सोचता है कि मशीन पर खर्च किए गए उसके पैसे वापस मिल गए हैं। स्टेज पर कैजुअल क्लोथ्स पहने एक आदमी आता है और वेलकम स्पीच शुरू करता है। उसे देखकर एक स्टूडेंट कमेंट करता है कि वो देखने में किसी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन जैसा नहीं लगता, लेकिन असल में वो प्रिंसिपल एक रिटायर्ड हीरो है जिसके पास बेहद पावरफुल एबिलिटीज हैं। प्रिंसिपल के बारे में कमेंट करते हुए एक स्टूडेंट कहता है कि ये पहले ही 5वीं बार रिजेक्शन हो चुका है। स्टेज पर प्रिंसिपल एकेडमी के पर्पस के बारे में बताते हुए वो कहता है कि ये जगह ड्रैगन स्लेयर्स को ट्रेन करती है। इसके बाद वो बताता है कि एकेडमी के फाउंडर ने नाम में स्ले शब्द को खास तौर पर रखने पर जोर दिया था और इसके पीछे एक स्पेशल रीजन था। प्रिंसिपल की लॉन्ग स्पीच के दौरान किमो चुपचाप पूरी सिचुएशन को ध्यान से ऑब्जर्व करता रहता है। इस बीच स्पीच जारी रहती है और प्रिंसिपल की बातों से कुछ स्टूडेंट्स काफी इमोशनल और इंस्पायर्ड हो जाते हैं। आखिर में अपनी स्पीच खत्म करते हुए प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट्स को कांग्रेचुलेशंस देता है और कहता है कि वो चाहता है कि एकेडमी में पढ़ने वाला हर स्टूडेंट आगे चलकर एक ट्रू हीरो बने। किमो पूछता है कि क्या उसे ये सब बोरिंग नहीं लगा, लेकिन उसका क्लासमेट तुरंत इससे स्ट्रांगली डिसएग्री करता है। इसके बाद एक टीचर स्टेज पर आती है और सभी स्टूडेंट्स को कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस देती है। वो वार्निंग देती है कि फ्रेशमैन को डंजन की सिर्फ फर्स्ट फ्लोर तक जाने की अनुमति है। सीरियस एक्सप्रेशन के साथ वो सभी से कहती है कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए एकेडमी के रूल्स को अच्छी तरह स्टडी कर लें। तभी अचानक एक स्टूडेंट खड़ा होता है और सभी से कहता है कि चलो खाना खाने चलते हैं। वही इंजर्ड लड़के को देखकर ह्यूवू उससे पूछता है कि उसके फेस पर क्या हुआ है, लेकिन अपनी उंगली उठाते हुए वो उसे याद दिलाता है कि कल क्लास का पहला दिन है। डॉम में सीन शिफ्ट होता है। ह्यूवू अपने नए रूममेट को हाथ हिलाकर गुड बाय कहता है। अपने रूम में पहुंचकर वो अपनी जैकेट उतारता है और सोचता है कि वो सिर्फ सोने नहीं वाला है। वो अपनी यूनिफॉर्म को क्लोजेट में रखता है और फिर आगे क्या करना है इसकी तैयारी करने लगता है। इसके बाद वो बेड पर बैठ जाता है और अपने फ्री टाइम का पूरा इस्तेमाल करने के लिए मेडिटेशन शुरू करता है। अपने हाथों के बीच वो पूरी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करने लगता है ताकि आखिरकार अपने अंदर एक कोर फॉर्म कर सके। हर एबिलिटी सीधे इसी तरह के पावर सोर्स पर डिपेंड करती थी। क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने के बाद वो मुस्कुराता है और कॉन्फिडेंट होकर सोचता है कि उसे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस बीच ह्यूवू भी अपने रूम में कॉन्सेंट्रेट करने के लिए मेडिटेशन कर रहा होता है। उसे पिछली फाइट याद आती है और वो सोमी के बारे में सोचता है जो उसका पहला वास्तव में पावरफुल ओपोनेंट था। उसे पता था कि अगर किमो ने उस वक्त इंटरवीन नहीं किया होता तो वो उस कन्फ्रंटेशन में जरूर हार जाता। जब से उसकी किमो से मुलाकात हुई थी तभी से उसने अपने फ्रेंड की पोस्चर और कॉन्फिडेंट गेज पर ध्यान दिया था। कोने में रखी अपनी स्वॉर्ड को देखते हुए वो सोचता है कि क्या उसे किमो से थोड़ी हेल्प मांगनी चाहिए, लेकिन फिर वो इस आइडिया को छोड़ देता है। वो किमो को अपना पहला दोस्त मानता था, इसलिए वो उससे मदद मांगकर उस रिश्ते को अजीब नहीं बनाना चाहता था। दोबारा मेडिटेशन पर ध्यान लगा
लगाते हुए वो मुस्कुराता है और तय करता है कि वो सब कुछ खुद करने की कोशिश करेगा। अगले दिन स्टूडेंट्स क्लास शुरू होने का इंतजार करते हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं। यॉर्निंग करते हुए ये इन क्लासरूम में पहुंचती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी सोकर उठी हो। क्लास में कोई टीचर मौजूद नहीं होता, इसलिए स्टूडेंट्स आपस में सोचने लगते हैं कि आखिर उनकी क्लास को कौन संभालेगा। क्लास के सामने खड़े होकर नया टीचर अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि उसका नाम सू डॉक है। एकेडमी की दुनिया में ऐसे कुछ लोग भी मौजूद थे जिन्होंने अपनी लिमिट्स को ट्रांसेंड करके खतरनाक विलेंस का रूप ले लिया था। सू डॉग का काम उन सभी डेंजरस विलेंस को हंट डाउन करके कैप्चर करना था। वो बताता है कि वो प्रिंसिपल के रिक्वेस्ट पर यहाँ आया है और वो एक प्रोफेशनल है। वो बोर्ड पर लिखना शुरू करता है और स्टूडेंट्स को ग्रेडिंग सिस्टम समझाने लगता है। वो रिवील्स करता है कि एटीट्यूड ग्रेड नेगेटिव भी हो सकता है। वो स्टूडेंट्स को वार्निंग देता है कि वो उन सभी पर नजर रखेगा और शायद ग्रेजुएशन के बाद भी उनकी दोबारा मुलाकात हो सकती है। इसके बाद वो आगे समझाता है कि उनके एग्जाम्स में अलग अलग डंजन्स को कॉन्कर करना शामिल होगा। इसके अलावा पीवीपी बैटल्स भी होंगी जिनमें उनकी इवैल्यूएशन पूरी तरह एक दूसरे के रिलेटिव परफॉर्मेंस के आधार पर की जाएगी। बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए वो पूछता है कि क्या किसी के पास कोई क्वेश्चंस हैं। फिर वो सभी स्टूडेंट्स को अरीना में जाने के लिए कहता है। अरीना में पहुंचने पर स्टूडेंट्स पहले से ही एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं और हर ब्लो के साथ वहां मौजूद क्राउड जोर जोर से चीयर कर रही होती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो नॉकआउट राउंड में थे, क्योंकि ये एक बैटल ऑफ एंड्योरेंस थी। इसलिए रूल के मुताबिक फाइट तभी खत्म होगी जब कोई पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो जाए। इसके लिए 5 मिनट टाइम लिमिट भी तय की गई थी। इस दौरान मैच या तो ड्रॉ हो सकता था या फिर किसी एक की विक्ट्री हो सकती थी। क्यूरियस होकर ह्यू पूछता है, मैच ड्रॉ हो जाए तो क्या होगा? किमो समझाता है कि ऐसी सिचुएशन में दोनों के लिए बैटल के 0 पॉइंट्स होंगे। तभी उसके सामने एक सिस्टम विंडो दिखाई देती है जिसमें मिशन दिया होता है कि उसे एग्जाम में गुड रिजल्ट हासिल करना है। इसे देखकर किमो के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि एग्जाम का इस्तेमाल बाकी स्टूडेंट्स को एनालाइज करने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि वहां कई स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स मौजूद थे। इसलिए वो संभावित कैंडिडेट्स को मार्क कर सकता था और ऐसी एबिलिटीज खोज सकता था जिन्हें वो बाद में कॉपी कर सके। तभी आखिरकार किमो की टर्न आ जाती है और उसे अरीना में भेज दिया जाता है। सामने देखते ही वो पहचान जाता है कि उसका ओपोनेंट रूबी टावर से है, जो खास तौर पर फायर मैजिक में स्पेशलाइज करती है। अपनी रेपुटेशन बूस्ट करने के लिए वो लड़की सोचती है कि उसे किसी रिनाउंड ओपोनेंट को हराना होगा, लेकिन वो किमो को बिल्कुल नहीं जानती थी। तभी उसकी नजर उसके वेपन पर पड़ती है। वो देखती है कि किमो के हाथ में एक बेहद वीक और सिंपल स्टाफ है। इसे देखकर वो अंदाजा लगाती है कि किमो शायद एक अर्थ मेज है जो डिफेंस पर फोकस करता है। काउंटडाउन खत्म होते ही फाइट शुरू हो जाती है और लड़की अपना पहला अटैक तैयार करती है। बिना समय गंवाए वो अपनी कंबस्शन एबिलिटी का इस्तेमाल करके फाइट को तुरंत खत्म करने का फैसला करती है। उसकी पावरफुल एबिलिटी देखकर ऑडियंस भी हैरान होकर इंप्रेस्ड हो जाती, लेकिन अटैक का रिजल्ट देखकर लड़की पूरी तरह शॉक हो जाती है, क्योंकि उसकी उम्मीद के बिल्कुल उलट स्कोरबोर्ड पर दिखाई देता है कि किमो ने उसके पूरे अटैक को बिना किसी नुकसान के कंप्लीटली विथस्टैंड कर लिया था। धुआं धीरे धीरे हटता है और हमारे प्रोटैगनिस्ट और उसकी ओपोनेंट एक दूसरे के सामने खड़े दिखाई देते हैं। स्कोरबोर्ड पर दिखाई देता है कि दोनों की हेल्थ अभी भी पूरी तरह इंटैक्ट है। ये देखकर लड़की चिंतित हो जाती है और सोचती है कि शायद किमो ने उसकी मैजिक को रेजिस्ट करने के लिए कोई स्किल या एबिलिटी इस्तेमाल की है। वो एक और स्पेल कास्ट करती है और तय करती है कि इस बार वो कुछ डिफरेंट इस्तेमाल करेगी। वहीं किमो नीचे देखता है और उसके पैरों के नीचे बना हुआ एक मैजिक सर्कल नोटिस करता है। किमो के शांत और कॉन्फिडेंट एटीट्यूड को देखकर रूबी टावर की लड़की समझ नहीं पाती कि उसका ओपोनेंट आखिर इतना काम क्यों है। वो हैरान होकर सोचती है कि किमो आखिर अपनी जगह से हिल क्यों नहीं रहा है। फिर लड़की अपने दांत भींचते हुए कहती है, तो फिर देखते हैं कि तुम इसे भी रेजिस्ट कर पाते हो या नहीं। वहीं दूसरी तरफ किमो बिना किसी घबराहट के बस उसे कामली देखता रहता है। तभी उस जगह एक विशाल पिलर ऑफ फायर दिखाई देता है। कुछ स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि रूबी टावर से आने वाली किसी मेज से ऐसी पावरफुल मैजिक की उम्मीद तो थी ही। अटैक के बाद लड़की पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो जाती है। जब स्मोक धीरे धीरे क्लियर होता है तो वो देखती है कि किमो अभी भी बिल्कुल अनहार्म्ड खड़ा है। इसके बाद किमो एक लाइटनिंग स्पेल कास्ट करता है जो तेजी से शॉक लड़की की तरफ बढ़ता है। लड़की किसी तरह आखिरी पल में उस अटैक को डॉज कर लेती है, लेकिन तभी वो लाइटनिंग बर्ड अचानक अपनी डायरेक्शन बदल देता है और सीधे लड़की को हिट कर देता है। लड़की जमीन पर गिर जाती है और उस पर पैरालिसिस इफेक्ट अप्लाई हो जाता है। किमो शांत होकर कमेंट करता है कि बैटल अब खत्म हो गई है। इसके बाद वो उसे सलाह देता है कि उसे अपनी बाकी टेक्निक्स को अगले राउंड्स के लिए सेव करके रखना चाहिए। इतना अटेंशन मिलने पर किमो को एहसास होता है कि उसने उम्मीद से कहीं ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट कर लिया है। उसे ठीक से ब्रेक लेने का मौका भी नहीं मिलता और तुरंत उसे नेक्स्ट फाइट के लिए फिर से बुला लिया जाता है। ऑडियंस में मौजूद स्टूडेंट्स ये देखकर हैरान होते हैं कि इस बार उसकी ओपोनेंट चियोन है। अपने ग्लव्स पहनते हुए लड़की कहती है कि किमो काफी लकी है कि उसे अभी उसके साथ फाइट करने का मौका मिल रहा है। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को स्टेयर करते रहते हैं, लेकिन तभी किमो अचानक गिव अप कर देता है, जिससे लड़की पूरी तरह सरप्राइज रह जाती है। ये देखकर इंस्ट्रक्टर भी ऑफ गार्ड हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर उसने गिव अप क्यों किया। इस पर किमो समझाता है कि वो अभी भी टायर्ड है। फिर भी प्रोफेसर कमेंट करता है कि उसके लिए फाइट में बने रहना बेहतर होगा, लेकिन वो किमो से दोबारा पूछता है कि क्या वो अपने डिसीजन को लेकर श्योर है। किमो इसकी कंफर्मेशन कर देता है। ये सुनकर लड़की बोलती है कि उसके ग्रैंडफादर हमेशा कहा करते थे कि जो व्यक्ति डिस्कंफर्ट को सहन
सहन करता है वही टॉप तक पहुंच सकता है। तभी किमो को याद आता है कि उस लड़की के ग्रैंडफादर कोई और नहीं बल्कि मशहूर लॉर्ड ऑफ थंडर थे। उस एडवाइस के बारे में सोचते हुए किमो कहता है कि ये बात उसके केस पर लागू नहीं होती और लड़की से कहता है कि वो इस गिव अप को अपनी विक्ट्री मान सकती है। लड़की अपनी बैक टर्न करती है और कहती है कि उसे अफसोस है कि उसने किमो से कुछ उम्मीद की थी। तभी किमो को कुछ याद आता है। वो लड़की को आवाज देता है और उसे याद दिलाता है कि अभी भी उसका कूपन देना बाकी है। इसके बाद उसे अगली फाइट के लिए बुलाया जाता है। जैसे ही फाइट शुरू होती है लड़की तुरंत उस लड़के पर एक लाइटनिंग बोल्ट फायर करती है। अगले ही सेकंड में सभी को सिर्फ उसका ओपोनेंट जमीन पर लाइंग डाउन दिखाई देता है। ये सीन देखकर शिन और किमो कमेंट करते हैं कि ये तो पूरी तरह डिजास्टर था। इस पर शिन कहता है कि उस लड़के ने पहले ही गिव अप करके सही फैसला किया था। उसी समय लड़की इरिटेटेड होकर किमो की तरफ देखने लगती है। शिन भी उसकी तरफ देखते हुए किमो से पूछता है कि क्या उसने उस लड़की का लुक नोटिस किया। किमो हल्का सा स्माइल करता है और मन ही मन सोचता है कि उसकी प्लान्स के लिए ये बहुत अच्छा है। स्टैंड्स के आसपास मौजूद दूसरे स्टूडेंट्स आपस में कहने लगते हैं कि किमो की पिछली विक्ट्री सिर्फ लक की वजह से हुई थी। अपनी मनचाही इवैल्यूएशन हासिल कर लेने के बाद किमो अपने प्लान के रिजल्ट को देखकर बस हल्का सा मुस्कुराता है। फाइट ये इनकी होने वाली है। लड़की को गनर देखकर शिन कहता है कि ये काफी अनएक्सपेक्टेड था। किमो भी कहता है कि उसे भी इसके बारे में पता नहीं था। अरेना में चियोन अपनी फाइट के लिए तैयार हो रही होती है। शिन कहता है कि उसके लिए हारना काफी मुश्किल होगा। ये सुनकर किमो उससे पूछता है तो क्या तुम 5 सिल्वर की बेट लगाना चाहोगे। लड़का मुस्कुराते हुए कहता है कि डील पक्की है। अरीना में दोनों एक दूसरे को घूरते हुए खड़ी रहती हैं। जैसे ही फाइट शुरू होती है ये इन लड़की पर लगातार विंड बुलेट्स फायर करती है, लेकिन लड़की सिर्फ अपना हाथ उठाती है और अपनी इलेक्ट्रिक मैजिक का इस्तेमाल करके उन विंड बुलेट्स को आसानी से रोक देती है। शिन इस ब्लॉक को देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन किमो को पहले से ही पता था कि ऐसा होने वाला है। अपनी मैजिक का इस्तेमाल करते हुए चियोन कुछ जायंट बर्ड्स समन करती है जो उसके ओपोनेंट पर अटैक करने लगते हैं। शूटर तेजी से उन बर्ड्स को डॉज कर लेती है और किसी भी अटैक की चपेट में नहीं आती। बेहतरीन तरीके से डॉज करने के बाद वो एनिमी के अटैक का काउंटर करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी मेज अपने हाथों के एक मूवमेंट से उन बर्ड्स की डायरेक्शन रीडायरेक्ट कर देती है और उसका पैरालिसिस इफेक्ट अप्लाई हो जाता है। ये सीन देखकर एक स्टूडेंट कमेंट करता है कि अगले अटैक के साथ ही फाइट खत्म हो जाएगी। दूर खड़ी मेज अपनी पोजीशन संभालती है और उस डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में विक्ट्री सिक्योर करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी ये इन अपनी पॉकेट से एक ग्रेनेड निकालती है और उसे चियोन की तरफ थ्रो कर देती है। ग्रेनेड घूमते हुए पूरे फील्ड में स्मोक स्प्रेड कर देती है। ये देखकर किमहो भी सरप्राइज हो जाता है, जबकि शिन उसकी स्ट्रैटेजी की तारीफ करते हुए कहता है कि ये एक ग्रेट स्ट्रैटेजी थी। स्मोक की वजह से विजन पूरी तरह ब्लॉक हो जाने पर चियोन उस धुएं के बीच अपनी पोजीशन का पता लगाने की कोशिश करती है। तभी कोई चीज तेजी से मूव करती हुई आती है और उसे पीछे से हिट करने वाली होती है, लेकिन लड़की समय रहते एक बैरियर बना लेती है और मुश्किल से बच पाती है। ये इनको अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर चियोन समझ जाती है कि सिचुएशन अब डेंजरस होती जा रही है। ये इनके पहने हुए क्लोक को देखकर शिन कमेंट करता है कि वो लड़की शायद काफी रिच है। इस बीच ये इन फील्ड के बीचों बीच अपनी पोजीशन लेती है और चियोन के चेहरे के बिल्कुल पास से एक अटैक करती है। फाइट अभी भी इवन चल रही थी और मैच खत्म होने में सिर्फ 2 मिनट्स बाकी थे। अटैक करने के बाद ये इन तेजी से स्मोक के अंदर डिसअपियर हो जाती है। चारों तरफ देखते हुए चियोन सोचती है कि वो इतनी तेज गति को ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाएगी। तभी ये इन अचानक उसके पीछे स्लाइड करते हुए दिखाई देती है। वो एक अटैक करती है, लेकिन वो लड़की की गर्दन के पीछे पहुंचने से पहले ही बैरियर से ब्लॉक हो जाता है। तभी चियोन समझ जाती है कि उसे अब बुलेट की ट्रेजेक्ट्री को पहले से प्रिडिक्ट करना होगा। एक और बुलेट बैरियर से टकराती है। चियोन जमीन पर इलेक्ट्रिक मैजिक का इस्तेमाल करती है, जिससे ये इनको मजबूर होकर हवा में जंप करना पड़ता है। हल्की सी स्माइल के साथ चियोन अपनी उंगली उसकी तरफ पॉइंट करती है और कहती है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। उसी समय एक इलेक्ट्रिक बर्ड तेजी से ये इनके चेहरे की तरफ बढ़ता है और उसे हिट करते ही वो वहीं पैरालाइज हो जाती है। तभी टाइमर 0 पर पहुंच जाता है और ये इन जमीन पर गिरी हुई दिखाई देती है। शिन ये देखकर काफी सरप्राइज्ड होता है, जबकि किमहो मन ही मन सोचता है कि सब कुछ बिल्कुल उसकी उम्मीद के मुताबिक हुआ है। आखिरकार उन फ्रेशमैन में कोई भी ऐसा राइवल नहीं था जो उस लड़की का मुकाबला कर सके। शिन अपना हाथ आगे बढ़ाकर बेट के पैसे देता है और पूछता है कि क्या किमहो एक और बेट लगाना चाहेगा, लेकिन शिन कमेंट करता है कि अगली राउंड में कौन फाइट करने वाला है। ये देखने के बाद किमहो अपना फैसला बदल देगा, क्योंकि इस बार ह्यूनवू का ओपोनेंट बायोक होने वाला था, जो फिस्ट किंग्स डिसाइपल था। दोनों फाइटर्स अरीना में अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। जब किमहो से पूछा जाता है कि इस फाइट में कौन जीतेगा, तो वो कहता है कि किंग्स डिसाइपल के जीतने की संभावना ज्यादा है। ये सुनकर शिन कहता है कि वो दूसरे साइड पर बेट लगाएगा। दूसरी तरफ ह्यूनवू नोटिस करता है कि किमहो उसकी फाइट को ध्यान से देख रहा था। अपनी सॉर्ड ड्रॉ करने के लिए तैयार होते हुए ह्यूनवू सोचता है कि वो किमहो को अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाना चाहता है। तभी बायोक उससे पूछता है कि उसने अपनी पीठ पर रखी हुई सॉर्ड अभी तक ड्रॉ क्यों नहीं की, लेकिन ह्यूनवू जवाब देता है कि अभी वो सही समय नहीं आया है। ये सुनकर बायोक कहता है कि ये काफी शेम की बात है, क्योंकि इसके बावजूद वो ह्यूनवू के खिलाफ बिल्कुल होल्ड बैक नहीं करेगा। डिटरमिन्ड होकर ह्यूनवू कहता है, तो फिर पूरी ताकत से मेरे सामने आओ। जैसे ही बैटल शुरू होती है, बायोक तेजी से आगे बढ़ता है। यह कुछ स्लैशेस करता है, लेकिन बायोक बिना किसी मुश्किल के डॉज कर लेता है। इसके बाद बायोक येलो एनर्जी से चार्ज्ड फिस्ट के साथ
काउंटर अटैक करता है। यूनवू अपनी स्वॉर्ड से उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन अटैक के इम्पैक्ट से वो पीछे की ओर धकेल दिया जाता है। इम्पैक्ट के कारण पीछे जाते हुए वो सोचता है कि लगता है बेसिक अटैक से काम नहीं चलेगा। बिना टाइम वेस्ट किए बायोक फिर से आगे बढ़ता है। यूनवू फाइटिंग स्टांस लेता है और तय करता है कि वो इस फाइट को अपनी एक टेक्निक से खत्म करेगा। दोनों एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ते हैं और अटैक के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों के बीच जोरदार क्लैश होता है, लेकिन इसके बाद यूनवू की स्वॉर्ड टूट जाती है। ये देखकर वो हार मान लेता है और वो कहता है कि मैं हार गया। अपने शोल्डर पे लगी चोट को छूते हुए बायोक कहता है कि वो अगली मैच का इंतजार कर रहा है। ऊपर से किमहो पूरी फाइट को ध्यान से देख रहा होता है। वो मन ही मन सोचता है कि उसकी उम्मीद के मुताबिक आयरन स्वॉर्ड आखिरकार ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर बेट के पैसे मांगता है, लेकिन शिन बताता है कि उसके पास अभी पैसे नहीं हैं। किमहो उसकी छोटी सी इंफॉर्मेशन नोटबुक की तरफ इशारा करता है और कहता है कि उसे बस उसमें मौजूद सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट्स को वहां से डिसमिस कर दिया जाता है और वे फील्ड में पहुंच जाते हैं। शिन पूछता है कि आखिर किमहो को उससे क्या चाहिए था। इस पर किमहो उससे मेजर फैक्शंस के टैलेंट्स के बारे में पूछता है। तभी बताया जाता है कि एकेडमी में डिसिप्लिनरी कमेटी जैसे ऑफिशियल ग्रुप्स के अलावा 4 मेजर फैक्शंस भी मौजूद हैं। मुरिम अलायंस, गिल्ड यूनियन, मैजिक टावर सोसाइटी, नाइट ऑर्डर। इन फैक्शंस के अंदर कई प्रॉमिसिंग टैलेंट्स मौजूद थे। मुरिम अलायंस से मोयोंग जुन एक बड़ा टैलेंट था। वहीं मैजिक टावर सोसाइटी से योनवा एक आउटस्टैंडिंग टैलेंट थी और आखिर में ऑर्डर ऑफ नाइट से शॉन्ग भी एक बड़ा टैलेंट था। तभी शिन को याद आता है कि उसे क्लब प्रेसिडेंट को ढूंढना था, इसलिए वो जल्दी से वहां से निकल जाता है। ये इनको देखते हुए किमहो सोचता है कि शायद इसलिए कि वो उसकी पहली फ्रेंड थी, उसे उदास देखकर अजीब सा महसूस हो रहा था। अचानक वो ट्रेन में हुई घटना का जिक्र करता है और लड़की का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। किमहो कहता है कि उस दिन जो कुछ हुआ उसकी वजह से उसे एक कूपन मिला था और क्योंकि वो कुकी उसी लड़की की थी, इसलिए ये इनका भी उस कूपन में एक हिस्सा बनता था। फिर किमहो अपनी इन्वेंट्री से एक केक निकालता है और कहता है कि चलो इसे साथ में खाते हैं। जब दोनों केक खा रहे होते हैं तभी लड़की किमहो को बुलाकर पूछती है कि उसके हिसाब से चियोन से उसकी हार की वजह क्या थी। किमहो समझाता है कि उस लेवल की मैजिक बुलेट से किसी बैरियर को ब्रेक करना काफी मुश्किल था। अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए वो कहता है कि अगर वो माना ट्रेनिंग के जरिए अपनी मैजिक बुलेट को और स्ट्रॉन्ग कर लें तो रिजल्ट बिल्कुल अलग हो सकता है। ये इन कंफ्यूज होकर पूछती है कि आखिर ऐसी ट्रेनिंग किस लिए होती है। ये सुनकर किमो हैरान रह जाता है और पूछता है कि क्या उसने सच में कभी माना ट्रेनिंग नहीं की। फिर वो उससे पूछता है कि अगर उसने ट्रेनिंग नहीं की तो उसने मैजिक बुलेट बनाना सीखा कैसे। कुछ देर बाद भी किमो इस बात से शॉक्ड रहता है और दोबारा पूछता है कि क्या उसने सच में कभी माना ट्रेनिंग नहीं की थी। ये इन इसकी कंफर्मेशन करती है। किमो काफी इंप्रेस्ड हो जाता है और सोचता है कि वो लड़की शायद एक कंप्लीट जीनियस है। वो हैरानी से सोचता है कि क्या वो अब तक अपनी सारी फाइट्स सिर्फ इंस्टिंक्ट के दम पर लड़ती आई थी। फिर वो स्माइल करते हुए कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसकी ट्रेनिंग में हेल्प कर सकता है। ये इन तुरंत अग्री कर जाती है। एक्साइटेड होकर किमो समझाता है कि एक बार वो अपनी माना को ट्रेन कर लेगी और नई स्किल सीख लेगी तो उसके लिए चीजें काफी आसान हो जाएंगी। मुझे पता है कि अगर तुम यहाँ तक आए हो तो तुमको ये वीडियो पसंद आई है और तुम्हें इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखना है। इस वीडियो के ऊपर जल्दी से जल्दी 1000 लाइक्स कर दो और मैं मिलता हूँ तुमको जल्दी ही नए पार्ट के साथ। मैं तुम्हें मिलता रहूंगा और भी कमाल की स्टोरीज के साथ, इसलिए सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को।